हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। टुडे इज 17th ऑफ जुलाई 2023। द हिंदू डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं। आइए सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो द हिंदू के अंदर मौजूद हैं, किस तरीके से आप इसको अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन से लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से 360 डिग्री कवरेज करना है, आइए शुरुआत करते हैं और सभी करंट अफेयर्स को डिटेल्ड रूप से कवर करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज पे जो न्यूज दे रखी है दैट इज GS2 गवर्नेंस, GS3 इकोनॉमी। आप इस दोनों सेगमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। द न्यूज इज गवर्नमेंट सेटअप्स न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल NSO दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसके डेटा को रिव्यू करने के लिए एक नई कमिटी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा। अब देख लीजिए पहले क्या बोला जा रहा है। यूनियन गवर्नमेंट ने एक नई कमिटी करी है, एक नई इंटरनल कमिटी का मैकेनिज्म स्टैब्लिश करा है और रिवैम्प करा है स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, जो कि 2019 में बनाई गई थी। और इस नई कमिटी का नाम क्या है? स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। देखिए, तो पहली चीज, एक कमिटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा 2019 में, और उस कमिटी को चेंज करा गया है, रिप्लेस करा गया है बाय द न्यू कमिटी। अभी न्यू कमिटी का नाम क्या है दोस्तों? न्यू कमिटी इज स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, और इसको ज्यादा पावर्स दी गई हैं, मच ब्रॉडर इसका रिव्यू फ्रेमवर्क है। तो इशू क्या है, क्यों एक नई कमिटी लाई गई है? सबसे पहले तो वो समझिए। NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सारा डेटा देती है जो मिनिस्ट्री हम लोगों को। वो डेटा कौन देता है? एक डिपार्टमेंट देता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर, और उसको हम लोग NSO बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले आप देखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अलग अलग था, CSO अलग था, NSSO अलग था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसको 2019 में मर्ज कर दिया गया और एक कंबाइंडली NSO नाम की ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया है मॉस्पी के अंडर। काम क्या होता है दोस्तों इसका? सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, कुछ रिपोर्ट्स के मैं आपको नाम बता रहा हूं। IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो रिपोर्ट हमें यह बताती है कि भारत के अंदर जो प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं कितने ग्रोथ पे हैं, या फिर मैं आपसे कह सकता हूं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, कितना लेबर फोर्स भारत के अंदर है, कितने लोग हैं जो जॉब्स पा रहे हैं या कितने लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। या फिर मैं आपसे बोलूं हाउस होल्ड सर्वेस, या फिर आपसे बोली जाए GDP की फिगर्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग या नेशनल GDP, जो भी आपको फिगर्स दी जाती हैं वो एक डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती हैं जिसका नाम है NSO। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का पर्टिकुलर काम ये होता है कि हमारे यहाँ भारत में लोगों तक जाए और स्टैटिस्टिक्स यानी कुछ क्वेश्चनेयर्स के थ्रू कुछ क्वेश्चन पूछे और डेटा को रिकॉर्ड करे, जिस डेटा के बेसिस पे सरकार अपनी पॉलिसीज यानी कि सारी की सारी स्कीम्स को डिवाइस करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है भारत के अंदर वो 7% है NSO की फिगर्स के हिसाब से, परंतु आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कोविड का टाइम पीरियड गया है और डिमोनेटाइजेशन का फ्रेमवर्क गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, इतनी नहीं होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स तो बढ़ने चाहिए। जबकि सरकार कहता है मान लीजिए कि हमारे रेट्स गिर चुके हैं, और बाकी जो अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होती हैं वो जब रिपोर्ट्स देती हैं तो उसमें भी यही निकल के आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स बढ़ चुके हैं। तो अगर मैं चाहता हूं किसी भी तरीके से कि मेरे को करेक्ट फिगर मिले, तो दोस्तों आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस तरीके का फ्रेमवर्क चाहिए तो मुझको यहां पर एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। मैं चाहता हूं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर उस मिनिस्ट्री में एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क क्रिएट करा जाए। क्योंकि जब आप ये बात बोलते हैं कि सारी की सारी फिगर सरकार जो देता है वो सत्य है, तो इस बात पर मैं आपसे एक प्रश्न चिन्ह उठाना चाहूंगा और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सरकार अपनी ही मिनिस्ट्री जिन लोगों को वो नियुक्त करता है, जिन लोगों को वो सैलरी देता है, क्या वो लोग सारी की सारी जो डेटा होंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे सामने रखते होंगे? जी नहीं, ऑफकोर्स सी बात है, कहीं ना कहीं मिसक्रिपेंसी होगी, कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी होगी, कहीं ना कहीं आप ये बात बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं गलत डेटा हमारे सामने मौजूद होगा, या फिर डेटा को कहीं ना कहीं छुपाया जाएगा। इलेक्शन से पहले डेटा को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, राइट? सो यहां पर आप एक बात समझ सकते हैं कि हम चाहते हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है
जितने भी डेटा देता है हमें, उसको हम लोग रिवाइज कर सकें, थोड़ा सा कुछ गैप्स हैं उस पर काम कर सकें। तो सरकार ने एक इंटरनल कमिटी बिठाई है। पहले भी एक कमिटी बिठाई थी 2019 में, बट उस कमिटी का सिर्फ और सिर्फ पर्पस क्या था, यहां पर हाउस होल्ड सर्वेज ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि भैया कितना आप खर्चा करते हैं कंजम्पशन पे, उसका जो एक सर्वे होता था वो भी हमारा एनएसओ कंडक्ट करता है। उसको बोला सिर्फ उसी को चेक करिए आप, इससे ज्यादा आपका जो दायरा है उससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से बाहर नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा उससे आगे नहीं जा पाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की जो फिगर्स हैं उस पर चेक नहीं कर पाएंगे, जीडीपी की फिगर्स पे चेक नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हम लोगों ने बोला कि जो नई कमिटी आएगी, वो नई कमिटी यानी कि स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, पूरे के पूरे जितने भी एनएसओ के डेटास होते हैं या एनएसओ के जितने भी रिपोर्ट्स निकलती हैं उन सब को चेक करेगा। यानी आईआईपी हो या जितनी भी हाउस होल्ड सर्वे के अलावा डेटा हैं या रिपोर्ट्स हैं, अब वो दायरे में आएंगी इस नई कमिटी के अंडर। क्यों करा जा रहा है ये बात आप सब जान चुके हैं, ताकि आइडेंटिफाई करा जा सके और जो डेटा गैप्स हैं, जो डेटा हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है, उनके गैप्स को फुलफिल कर सकें, थोड़ी सी रिफॉर्म्स कर सकें, ताकि हमारे पास सही डेटा आए। सही डेटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100% कभी भी कोई डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही है। 99% वी वांट मोर एंड मोर अप्रॉक्सीमेटली, जितना अच्छा होगा हमारा डेटा उतना ही बेहतर भारत अपनी पॉलिसीज, अपनी स्कीम्स को डिवाइस कर सकता है, उतना ही बेहतर तरीके से टारगेट कर सकता है अपनी आने वाली पॉपुलेशंस को। सो वी नीड द एक्यूरेसी इन द डेटा एंड फॉर दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट हैज सेट अप अ न्यू पैनल, ताकि वो सारे के सारे एनएसओ के डेटा को रिवाइज कर सके, चेक कर सके, एंड दिस इज द न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन, GS3 इकोनॉमी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इंडिया टू पुश G20 टू रेज MNC टैक्स शेयर। अभी दोस्तों ये क्या है, इसके लिए आपको मैं एक थोड़ी सी भूमिका बना के बताता हूं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अपना इस कंसेप्ट को पहले ध्यान से समझते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है द कंपनी ए, ये इंडिया के अंदर सिचुएटेड है और इंडिया के ही लोगों को बेच करके सामान कुछ प्रॉफिट्स कमाती है। क्या प्रॉफिट्स पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं दोस्तों, कॉर्पोरेशन टैक्स। ऑब्वियस सी बात है, भारत के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स तो आपको देना पड़ेगा ना भाई। आप सरकार के इस दायरे में तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप यहीं से तो सारा का सारा पैसा कमा रहे हैं। अब दिक्कत क्या हुई, देखिए जब हम लोग बोलते हैं कि 30% का कॉर्पोरेशन टैक्स है या 35% का कॉर्पोरेशन टैक्स है, अभी तो कम हो चुका है ऑब्वियसली, बट मैं एक बात बता रहा हूं, पहले जब आप ज्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स लगाते हैं तो मान के चलिए एक व्यक्ति है 100 रुपए कमाता है, 30 रुपए तो उसको सिर्फ और सिर्फ सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। अब आप इस 100 रुपए को 100 करोड़ बना सकते हैं या 1000 करोड़ बना सकते हैं, और सोच के देखिए 30 करोड़ या 300 करोड़ अगर आपको या 3000 करोड़ रुपए देने लग जाए, सरकार से पैसा बचाने के लिए कहीं ना कहीं कंपनीज एक ना एक ऑल्टरनेटिव निकालेंगी। तो वो क्या करती हैं, वो सारे के सारे प्रोसीजर को सेम रखती हैं, बस एक चीज पे फोकस करती हैं, और उस चीज को क्या बोलते हैं हम, जो अपना बेस होता है उसको कम कर देती हैं। कैसे कम कर देती हैं, अब देखो देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिनको हम लोग बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज। टैक्स हेवन कंट्रीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसी कंट्रीज जहां पर कम टैक्स लगाया जाता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूं सिंगापुर, सिंगापुर इज अ टैक्स हेवन कंट्री, या फिर मैं मॉरिशियस बोलता हूं, मॉरिशियस इज ऑल्सो अ टैक्स हेवन कंट्री। ऐसी कंट्रीज में अगर आप अपनी कंपनीज को लगाते हैं तो आपके जो टैक्स है या तो बहुत कम है या बहुत मिनिमल अमाउंट में आपको देना पड़ता है या देना ही नहीं पड़ता है। तो कितनी बेहतरीन बात है कि आप क्या करिए, अब ध्यान से सुनिएगा, जो एक कंपनी आपने खोली थी इंडिया के अंदर, अब उसको शिफ्ट कर दीजिए। किधर शिफ्ट कर दीजिए, आप उसको शिफ्ट कर दीजिए मॉरिशियस के अंदर, उसका हेडक्वार्टर्स मॉरिशियस में बनाइए। और ये जो एक कंपनी अब मॉरिशियस के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, इसको बोलिए कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करे। जानते हैं ना ई कॉमर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब क्या है, ई कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली अपने प्रोडक्ट्स को बेचिए और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेच करके भारत से प्रॉफिट कमा लीजिए, और भारत तो अब देखता रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे सरकार अब ये नहीं बोल सकती आप इंडिया में हो। भाई कितनी सीधी सी बात है ना। अब इन कंपनीज ने एक लूप होल निकाल लिया और इन्होंने बोला कि हम तो बाहर निकल गए, हमने तो अपना बेस कम कर दिया, टैक्स का बेस। देखो बेस मतलब जितने बेस पर, कितने लेवल पर सरकार टैक्स लेती थी, वो टैक्स का जो बेस है वो कम हो गया, और प्रॉफिट को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कहां पे शिफ्ट कर दिया आपने, एक टैक्स हेवन कंट्री पे। तो इस तरीके की चीजों को अपनाता था कौन,
ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स, जनरली जो बड़ी एमएनसीज हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम यह आ रही थी कि भारत इनको टैक्स कैसे करे, क्योंकि भैया भारत के ही रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, बट लूप होल ढूंढ लिया है। यहीं पर भारत बोलता है कि भैया देखिए ऐसे है, हम आपसे एक चीज लेंगे और उसको बोलेंगे इक्वलाइजेशन लेवाई। तो आप पढ़ेंगे अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर इक्वलाइजेशन लेवाई। या फिर सरकार यहां पर यह भी बोलती है दोस्तों कि मैं आपसे लूंगा एट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, इसका कंसेप्ट भी यहीं से निकलता है। या फिर सरकार यहां पे ये बोलती है कि भैया सुनिए ऐसा है, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स हर कंट्री आपस में मिला करके रखे, और इतना तो रखे ही रखे, मतलब इससे नीचे कभी ना जाए कोई भी कंट्री, तो कोई भी जो कंपनी है दूसरी कंट्री में शिफ्ट ही ना हो पाए। कहने का मतलब, मान लीजिए मॉरिशियस भी कहे कि भैया अब मैं आपसे 15% लूंगा ही लूंगा, और भारत भी आपसे 15% ही ले, और यूएसए भी 15% ले, और ये सभी कंट्रीज जितनी मेजर कंट्रीज हैं सब बोल रहे हैं कि भैया मिनिमम इतना तो लेंगे ही लेंगे। तो अब बताओ, अब आप क्या अपने बेस को इरोड करके प्रॉफिट को शिफ्ट कर सकते हो? जी नहीं, अब नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे आप मॉरिशस जाएं, चाहे आप सिंगापुर जाएं, चाहे आप यूएसए जाएं, चाहे कनाडा जाएं, कहीं भी जाएं, अब आपसे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स तो लिया जाएगा, या फिर मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की डिमांड तो उठाई जाएगी। यहीं पर आपको देखना पड़ेगा। इस आर्टिकल को रिलेट करिए, इंडिया टू पुश G20 टू रेज MNC टैक्स शेयर। सरकार क्या बोल रही है कि भाई देखिए, हम लोगों ने मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स तो लगा दिया, अब हम लोगों ने क्या बोल दिया भैया 15% देना पड़ेगा, बट 15% के बाद जब ये एक्सेस प्रॉफिट्स कमा लेते हैं, जैसे मतलब आप ऐसा समझिए, सरकार ये कहती है कि अगर आपने 1 लाख या 1 बिलियन की कमाई करी, उस पर आपको 15% देना पड़ेगा, मिनिमम इतना देना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर हो जाता है, एक्सेस प्रॉफिट्स कमाते हैं, उसके रिलेटेड फिर कुछ नहीं था। तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि अगर हम इससे ऊपर कमाते हैं, मान लीजिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स कहता है कि $1 बिलियन तक आपको 15% देना है, और इसके ऊपर आपको कितना देना पड़ेगा? 25%। दोबारा से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला जा रहा है कि 15% $1 बिलियन तक अगर आप कमाते हैं, प्रॉफिट आता है, तो आप उसका 15% हमें दे रहे हो। दिस इज द टैक्स मिनिमम, दिस इज मिनिमम, हर कंट्री इतना बना के रखेगी। इसके ऊपर अगर आप कमाते हैं तो आपको 25% देना पड़ेगा। एक्सेस प्रॉफिट्स पे देखो, एक्सेस प्रॉफिट्स पे इतना देना पड़ेगा। अब इंडिया इस बात को उठा रहा है, जो कि जापान काफी टाइम से चाहता है, जो कि कनाडा काफी टाइम से चाहता है, जो यूएसए काफी टाइम से चाहता है। मतलब ऐसी कंट्रीज हैं जो इसको बहुत टाइम से बोल रही हैं कि जो एक्सेस प्रॉफिट्स वाला है ना, इसके ऊपर अगर जो भी कमाता है, इस 25% को बढ़ा दो, अब रेज दिस 25%। इस मिनिमम टैक्स के ऊपर वाला जो हम लोग लगाते हैं एक्सेस प्रॉफिट्स पे, उसको बढ़ा दो ताकि ज्यादा टैक्स के रूप में पैसा आए। दिस इज द ओनली कंसेप्ट जो यहां पर बोला जा रहा है। आइए दोस्तों, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इसको रिलेट करते हैं GS3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। पैनल वांट्स कूनो चीतास टू अंडरगो मेडिकल रिव्यू। अभी क्या बोला जा रहा है? प्रोजेक्ट चीता हैज रिकमेंडेड दैट ऑल द एनिमल्स undergo a thorough physical and medical review. The trigger for the recall, अभी क्यों बोला जा रहा है, was the latest fatality. A cheetah named Surya died from a wound on its neck that was then infected with maggots. Whether the wound was due to abrasion from the collars emitting a parasitic infection is a matter of dispute. अब ध्यान से सुनिएगा हो क्या रहा है। हमने इस बात को डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। क्या चीज? साउथ अफ्रीका और नामीबिया से 20 चीता लाए गए हैं, और इन 20 चीता में आप जानते हैं कि 5 चीता और 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। टोटल 8 चीता तो मर ही चुके हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो 20 चीता आप लाए हो, क्यों लाए हो? क्योंकि हम जानते हैं 1952 में चीता रीइंट्रोडक्शन, चीता जो थे लास्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि एक भी चीता मौजूद नहीं है जो फॉरेस्ट में हो या फिर कहीं पे कैप्टिविटी में हो, जू में हो, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था। 1952 में ऑफिशियली डिस्टिंक्ट हम लोगों ने एक्सटिंक्ट बोल दिया था। और यहां पर हम लोगों ने ये भी बोला कि ये कौन होते हैं? कीस्टोन स्पीशीज होते हैं, यानी ऐसी स्पीशीज होते हैं जो फूड चेन या फूड वेब के टॉप लेवल पे आते हैं। इनको रीइंट्रोड्यूस करना बहुत अति आवश्यक था ताकि इकोसिस्टम के अंदर, पर्यावरण के अंदर एक पूरे का पूरा बैलेंस बन जाए, वो चरमराए नहीं।
फूड सिस्टम या फूड इकोसिस्टम बैलेंस में आ जाए, उसके लिए हम लोग ये चाहते थे। अब बोला ये जा रहा है कि 5 चीता मर चुके हैं। हाल ही में जो ये 5वां चीता सूर्य मरा है, इसके ऊपर सारी की सारी टिप्पणी हो रही है और उसके ऊपर ही पूरी की पूरी न्यूज़ है। क्या बोला जा रहा है आप देखेंगे, कई बार क्या होता है, जो हम जानवरों को ट्रैक करने के लिए उनके ऊपर एक कॉलर पहना देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डॉग्स को भी कॉलर पहनाया जाता है, ऐसे ही एक कॉलर स्ट्रिप सी पहनाई जाती है जिसमें कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि उसकी मूवमेंट कहां चल रही है। बोला यह जा रहा है कि सूर्य जो अभी चीता मरा है, उसके जब हम लोगों ने कॉलर पहनाया, मे बी उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, या फिर क्या प्रॉब्लम है, मतलब रियल रीजन क्या है, क्यों जो हमारा प्रोजेक्ट चीता रीइंट्रोडक्शन है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको इंट्रोड्यूस तो कराना ही है। अब बाकी चीता की मौत ना हो जाए उसके लिए आप देखेंगे कि यहां पे पैनल ने बोला है कि भैया सबसे पहले तो सारे चीता का मेडिकल रिव्यू करो, आप पता लगाओ कि उनकी हेल्थ क्या है, आप पता लगाओ किसी को किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। मान लीजिए पहले से ही किडनी की प्रॉब्लम थी जब आप लाए हो और किसी वजह से एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से मर गया। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप पता लगाओ कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या उनका लिवर ठीक है, क्या उनकी किडनी ठीक है, क्या उनकी हेल्थ अच्छी है, क्या उनको इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पैरासाइट तो नहीं लगा हुआ है, किस वजह से उनकी मौत हो रही है, क्या इन्वायरमेंटल ऐसा स्ट्रेस है कि वो आगे नहीं पनप पा रहे हैं या आगे इंक्यूबेट नहीं कर पा रहे हैं, इस पूरे के पूरे एनवायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसी चीज के लिए पूरा का पूरा पैनल है और यही इस पूरे पूरे आर्टिकल की क्रक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम देखते हैं GS3 एक और आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। चाइना इवेंट रेजेस कंसर्न्स ओवर इंडियाज ओनली एप द हुलॉक गिबन। अब देखिए हुलॉक गिबन काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, डाउन टू अर्थ की मैगजीन्स में काफी ज्यादा रहता है, तो आप इसको कवर करिए। कवर कैसे करिए, यूपीएससी आपसे पूछता है स्पीशीज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तो चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जी आपको मिनिमम चीज़ें जाननी है, जैसे वो स्पीशी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन से एरिया में पाई जाती है। फिर आप ये भी पता करिए कि उसका IUCN स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, जो कि आपको एक लिस्ट देता है जिसमें बताता है कि कितना जो स्पीशी है किस लेवल तक डिग्रेड हो चुका है, किस लेवल तक खतरे की घंटी तक पहुंच चुका है, क्या वो एक्सटेंट हो चुका है यानी खत्म हो चुका है, या फिर वो एक्सटेंट इन वाइल्ड हो चुका है यानी जंगलों में खो चुका है, बट आज की डेट में कैप्टिविटी, लेबोरेटरीज या जू में पाया जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब एकदम से ऐसी कंडीशन पे है कि एकदम कभी भी वो एक्सटेंट की मात्रा में जा सकता है। या फिर एंडेंजर्ड है, खतरे की घंटी तो है, कभी भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकता है। या फिर हम बोल सकते हैं नियर थ्रेटेंड है, वनरेबल है, क्या है, तो कई सारे आप टैग्स देखेंगे, लीस्ट थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड है, लीस्ट कंसर्न है, तो ऐसे कई सारे टैग्स दिए जाते हैं IUCN के द्वारा। तो आपको IUCN का स्टेटस पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर कुछ शेड्यूल्स में रखा जाता है और उन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग उसको यहां पर प्रोटेक्शन मिलती है। शेड्यूल 1 में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, शेड्यूल 2 में उसके बाद प्रोटेक्शन मिलती है, शेड्यूल 3 में और शेड्यूल 4 में। अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी अब पूरे के पूरे 6 शेड्यूल्स को 4 शेड्यूल्स में बना दिया गया है। ये भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है दोस्तों, तो याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जो टोटल 6 शेड्यूल्स थे आज की डेट में 4 शेड्यूल्स के अंदर आ चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या रख लिया है, देखो जो WPA 1 है, WPA 1 में हाईएस्ट सबसे स्ट्रिक्टेस्ट शेड्यूल 1 में हम उन स्पीशीज को रखते हैं जिनका खतरा सबसे ज्यादा है और इनको हमें हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन देनी है। उसके बाद हम रखते हैं शेड्यूल 2 में जो थोड़ा सा कम प्रोटेक्टेड वाले हैं। फिर हम शेड्यूल 3 में कौन सी स्पीशीज को रखते हैं, फिर हम उन स्पीशीज को रखते हैं जो कि फ्लोरा हैं, मींस प्लांट्स हैं। और शेड्यूल 4 में फाइनली हमने किसको रखा है, साइट्स अपेंडिक्स में जो स्पीशीज मौजूद हैं उनकी स्पीशीज का नाम भी हम लोगों ने शेड्यूल 4 में डाल दिया है। और यहीं पर मैंने बात करी आपसे साइट्स की, तो साइट्स अपेंडिक्स भी आपको पढ़नी है, अभी किसी दिन डिटेल में बात करेंगे WPA पे, साइट्स पे और IUCN पे। आज उतना टाइम नहीं है बट आप इसको जरूर पढ़िएगा, एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है। साइट्स के भी अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। तो देयर आर 3 अपेंडिक्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी अपेंडिक्स 1, फिर अपेंडिक्स 2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हुलॉक गिबन का अपेंडिक्स 1 में है, अपेंडिक्स 2 में है, अपेंडिक्स 3 में है। ऐसी वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में है, IUCN का क्या स्टेटस है, कहां पे पाया जाता है, क्या उसका कोई स्पेशल फीचर है, वो भी पता कर लीजिए। क्योंकि इस बार जैसे गिलहरी पे क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, या जिन स्पीशीज पे क्वेश्चन पूछा है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक फीचर्स पे भी फोकस कर रहा है। तो यहां पे बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है, द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इंडियाज ओनली एप एट अ ग्लोबल इवेंट held a week ago in China is a cause of concern।
बोला जा रहा है कि चाइना के अंदर अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के अंदर बोला गया जो ओनली एप पाया जाता है भारत के अंदर, यही स्पीशी आज की डेट में थ्रेट ऑफ कंसर्न बन चुकी है, यानी इस कगार पे आ चुकी है, कभी भी खत्म हो सकती है, बहुत ज्यादा खतरे की घंटी पर है। उसको खतरा किन चीजों से है, वहां पर यह बात बोली गई है कि ये जो स्पीशी है इसको सबसे ज्यादा खतरा है जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, आप पेड़ों को खत्म कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, उनका नेस्टिंग ग्राउंड्स ही खत्म कर दे रहे हैं आप, जहां पे वो रहते हैं वहां पर अब खत्म हो चुका है पूरा का पूरा एरिया। तो बोला जा रहा है कि जो मैसिव लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस वजह से आपके हुलक गिबन्स आज की डेट में एक थ्रेट तक पहुंच चुके हैं, एक ऐसी सीमा पर है कि आज अगर हमने उनको कंट्रोल नहीं करा तो आने वाले कुछ वर्षों में हमें दिखेंगे नहीं, एक्सटेंट हो जाएंगे। अब बोला जा रहा है कि ये कहां पाए जाते हैं, तो देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ एशिया में ये पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में। इसकी कई सारी वेराइटीज हैं, उसमें से देखो 20 स्पीशीज हैं एप्स की टोटल स्पीशीज, आप जानते हैं इसकी वैरायटी 20 तरीके की स्पीशीज हैं एप्स की, एकमात्र ऐसी है जो भारत में पाई जाती है जिसका नाम है हुलॉक गिबन, उसके ऊपर बात करी जा रही है। अब बोला जा रहा है कि जो गिबन्स होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं और सबसे फास्टेस्ट होते हैं इन पूरी की पूरी 20 प्रजातियों में। तो 20 की 20 जितनी स्पीशीज हैं उनमें सबसे छोटे भी यही हैं और सबसे तेज भी यही हैं। अच्छा, सबसे इंटेलिजेंट भी यही बोला जाते हैं कि दे आर वेरी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, और इनको अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो जनरली एक जैसा इंसान बिहेव करता है वैसे ये एप। तो हम बोलते हैं ना कि इंसान का इवोल्यूशन एप से ही हुआ है, तो आप एप को देखिए आपको अपनी छवि जरूर दिख जाएगी उसमें। तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही वो रहता है, फैमिली के साथ वैसे ही बॉन्ड्स करता है क्रिएट, सोशली वैसे ही घूमता है, रोते हैं अगर कोई उनको छोड़ के जाता है तो वो उस तरीके से परेशान होते हैं, बिल्कुल सोशली होते हैं, सोशल एनिमल्स बोला जाता है इनको। अब बात करी जा रही है, देखो यहां पे एक टर्म और लिखा था ईस्टर्न हुलॉक गिबन फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द वेस्टर्न हुलॉक गिबन एल्सवेयर इन द नॉर्थ ईस्ट, ऐसा बोला गया है। तो अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला क्या पॉइंट है। एक बार पूरा का पूरा इसका डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। हुलॉक गिबन, देखिए दोस्तों हुलॉक गिबन ओनली एप फाउंड इन इंडिया, एकमात्र ऐसा एप है जो भारत में मिलता है, डायर्नल है, नॉट नॉक्टर्नल। अभी डायर्नल और नॉक्टर्नल का क्या फर्क है, देखो यूपीएससी आजकल इस पे भी फोकस करने लग गया है कि भाई डायर्नल स्पीशीज है या नॉक्टर्नल है। देखिए अगर ऐसी कोई स्पीशी होती है जो रात में ज्यादा एक्टिव होती है, यानी अंधेरा होने के बाद वो अपने सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल स्पीशीज। बट अगर ऐसी कोई स्पीशी होती है जो दिन में यानी सूरज के साथ ज्यादा एक्टिव होती है और सूरज जैसे ढलता है वैसे ही वो सो जाती हैं, उनको बोलते हैं डायर्नल स्पीशीज। ये हमारी क्या होती हैं, जैसे हम लोगों की भी होती हैं, ह्यूमंस की रिदमिक साइकिल्स होती हैं, सिकाडियन रिदमिक साइकिल्स भी बोलते हैं इनको, और ऐसे ही जानवरों में भी होती हैं। तो दे आर डायर्नल नॉट नॉक्टर्नल। ऑल्सो दे आर नॉट हर्बीवोरस। यूपीएससी आपको क्वेश्चन में डाल के दे देगा क्या ये हर्बीवोर्स हैं, दे आर नॉट हर्बीवोर्स, मींस दे आर इंसेक्टिवोर्स, तो दे कैन ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा एंड नॉर्दर्न बैंक एरिया ऑफ दी ब्रह्मपुत्रा, एंड इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू दी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसका मतलब मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं, जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना हमारा, वहां पर पाए जाते हैं ये। इसकी दो मेजर स्पीशीज हैं, एक को बोलते हैं वेस्टर्न, एक को बोलते हैं ईस्टर्न। मतलब ये कहां पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न या ईस्टर्न, दो स्पीशीज हैं इसकी। वेस्टर्न हुलॉक गिबन के बारे में जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड, WPA के शेड्यूल 1 में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। याद रखिएगा वेस्टर्न वाला एंडेंजर्ड है, ज्यादा खतरे में है, मतलब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कभी भी हो सकता है। इसकी मात्रा या इसकी जो स्पीशीज की मात्रा है बहुत कम बची है, तो कम इंडिविजुअल्स बचे होंगे, इसलिए ये खतरे की घंटी पे ज्यादा है। ईस्टर्न जो है वो वनरेबल है तो ये भी कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, आने वाले समय में इस पे भी रिस्क ऑफ एक्सटेंशन बनेगा। बट हाँ, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये ज्यादा खतरे वाला है। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मौजूद है। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों ये वाला आर्टिकल दिखा था मुझे, मैंने आपको बस सोचा कि आपको बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। GS1 इंडियन सोसाइटी, GS2 गवर्नेंस, GS4 एथिक्स और SA से भी रिलेट कर सकते हो इसको। पूरे आर्टिकल को आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा मुझे तो मैंने सोचा आपको बता देता हूं।
Mindfulness practices into the curriculum will help students cultivate the skills required to become caring and committed citizens. क्या बोला जा रहा है? देखिए, आज की डेट में जो एक धारणा चल रही है कि हमारे स्टूडेंट्स या फिर जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये धारणा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से आज से 100 साल पहले जो लोग जीते थे, जितनी शांति में थे, आज वैसा नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग माइंड के लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। कैसे एक्टिवेटेड है? पूरे टाइम हम लोग स्क्रीन, जो हमारा स्क्रीन टाइम है बहुत ज़्यादा हो चुका है। डिप्रेशन के केसेस काफ़ी ज़्यादा निकल के आए हैं। आप देखेंगे लोग जो हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में फंसे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ या जो आने वाली यंग जनरेशन जो भारत को चलाने वाली है, उनके करिकुलम में, उनकी पढ़ाई के अंदर एक चेंज लाएं। और इसी के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है, वो ये कहता है कि उनको माइंडफुलनेस सिखाएं। देखिए, माइंडफुलनेस क्या है? एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, या एक वे ऑफ लिविंग है, जिसके अंदर आप सोच समझकर कॉन्शियसली अपने एक्शंस को लेते हैं, जिससे आपको पता होता है कि इस एक्शन का क्या परिणाम होने वाला है और इस एक्शन से मुझे क्या फायदा होने वाला है। आप सोच समझ करके कोई भी काम करेंगे तो आप माइंडफुलनेस पे जाएंगे। माइंडफुलनेस का जो दायरा है सिर्फ यहां तक नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का भी दायरा माइंडफुलनेस के अंदर आता है। माइंडफुलनेस के अंदर आप जब स्टूडेंट्स को या फिर जो वो बच्चे हैं उनको सोचने पर मजबूर करिए, उनकी जो स्मृति है यानी मेमोरी पर काम करिए, उनकी जो दृष्टि है उस पर काम करिए, उनके सेंसेस को कंट्रोल करना सिखाइए। आप सिखाइए किस तरीके से जो डिजायर्स एंड फियर्स, इससे आप उभर सकते हैं। आप बताइए उनको कि योगा, आयुर्वेद या फिर यूनानी या हमारा आयुष सिस्टम कितना बेहतरीन है इस चीज में। तो आप बोल सकते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उसको माइंडफुलनेस सिखाई जाए, यानी हर एक्शन के पहले वो सोच समझ करके कोई काम करें, उनको पता हो कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो दे विल बी कमिटेड सिटीजन, वो ऐसे सिटीजन्स बनेंगे जिनको फंडामेंटल ड्यूटी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी एम्बाइब्ड इनटू देम। तो आप इसको कहीं ना कहीं एथिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं और ऐसे राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को यूपीएससी एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसे लिखता है, उसमें ये वाला पॉइंट बिल्कुल डालिए। द वर्ल्ड इज फास्ट पेस्ड, कॉम्पिटिटिव एंड स्ट्रेसफुल, एंड अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रन ऑफन फेस एंजाइटी एंड बर्नआउट एज दे नेविगेट द पुश एंड पुल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट लाइफ। तो इसको आप अपनी जिंदगी से भी रिलेट कर सकते हैं। इस यूपीएससी की भागदौड़ की प्रिपरेशन में आप काफी ज्यादा परेशान हो जाते होंगे, आप चिंतित हो जाते होंगे। क्या एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको लगता होगा कि मेरे दोस्त आगे बढ़ गए हैं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। इस तरीके के ख्याल आना बहुत लाजमी है। बट दोस्तों, यहीं से आपको उभरना है, यहीं से आपको आगे बढ़ना है। और कैसे आप आगे बढ़ेंगे? माइंडफुलनेस करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा सीखिए, और जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% दीजिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो 100% पढ़ाई करिए, जब खेलने जाते हैं तो 100% खेलिए। किसी भी काम में जब आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड मत रखिएगा, यानी अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि फोन पे मैसेज आने वाला है उनका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा माइंडफुलनेस की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ में इम्बाइब कर लीजिए, और यही चीज इस आर्टिकल का लक्ष्य है। सो आई थॉट कि आपको मदद करेगा, आपको भी मदद करेगा और आपके आंसर्स को भी मदद करेगा। सो यू कैन राइट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। GS3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी काफी कुछ आ गया है। कॉमनली फाउंड सिकाडा स्पीशीज शेड्स फॉरेन टैग टू एम्ब्रेस इंडियन आइडेंटिटी। अभी क्या बोला जा रहा है? फॉरेन सिकाडा दैट इज कॉमनली फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया हैज एज्यूम्ड एन इंडियन आइडेंटिटी। देखिए, पहले ऐसा बोला जा रहा था कि ये जो आइडेंटिटी है फॉरेनर की है, मतलब इनको टैक्स दिया जाता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि या ये एंडेमिक है या फिर ये कहां से बिलोंग करती है, हर एक स्पीशी का एड्रेस होता है ना दोस्तों, जिनको हम हैबिटेट कहते हैं। तो मान लीजिए मेरे को आपका एड्रेस पता करना है कि आप कहां से हैं, तो मैं आपका घर का एड्रेस पता करूंगा, आपका हैबिटेट जानूंगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूं एक स्पीशी को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है या उसके बारे में प्रोटेक्शन करनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कहां से इवॉल्व हुई या कहां से इसका जन्म हुआ। आप आज तक माना जाता था कि ये कहां से है, लेना देना इसका लेना देना है बाहर से, मींस इट इज अ फॉरेनर ओरिजिन, बाहर से मानी जाती है। और कहां पे मानी जाती थी? मलेशिया से, कि ये मलेशिया का है और वो भारत में आ गया है, यानी इन्वेजिव हो चुका होगा और भारत में आके अडेप्ट कर चुका है। बट ऐसा बोला गया नहीं, अब जो फॉरेन टैग था उसको हटा के इंडियन आइडेंटिटी मिल चुकी है इनको, और बोला गया है कि ये कॉमन साइट वाला जो सिकाडा है ये भारत का ही है और भारत में ही मौजूद है, भारत से बाहर गया होगा, ऐसा बोला गया है।
और ये बात किसने बोली है? आपके और मेरे बोलने से नहीं होगी, एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट इन एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या करता है? टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन करता है। टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन मतलब बताता है कौन सी स्पीशी कहाँ है, उनकी टैक्सोनॉमी बताता है। तो वो पर्टिकुलर जो टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन करने वाली एसोसिएशन है उसका नाम है एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट इन एंटोमोलॉजी, और उसने ये बात को करेक्ट कर दिया है। और यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, एक समय ऐसा बोल रहे हैं ऑथर की ये पूरे टाइम दिखता था, घरों में दिखता था, बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा ये, है ना? तो साउथ इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है और ये दिखता था नॉर्मली, बट आज की डेट में ये गायब हो चुका है। तो बोला जा रहा है कि इनके गायब होने से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है, वेजिटेशन खत्म हो चुकी है, फॉरेस्ट कम हो चुके हैं। अब इसी चीज को आप लोग इकोनॉमिक्स में लिंक कर सकते हैं दोस्तों, और इनको बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशी। इंडिकेटर स्पीशी का मतलब ऐसी स्पीशी जो किसी चीज का आपको इंडिकेशन देती हैं। जैसे अगर आप पहाड़ों की साइड जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जुगनू। वो जुगनू किस चीज का प्रमाण है? जुगनू इस चीज का प्रमाण है कि वहां पे स्वच्छ हवा है। दिल्ली में आज की डेट में आपको जुगनू नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है। तो कुछ स्पीशी हमें एक इंडिकेशन देती हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या चल रहा है, इकोसिस्टम के अंदर क्या चल रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं मच्छर, मच्छर का बढ़ना इस बात का प्रमाण है या इस बात का प्रतीक है कि मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज हो रहा है तो आप इंडिकेट लगा सकते हो कि अच्छा मच्छर बढ़ रहे होंगे जब मॉइस्चर ज्यादा होगा पानी के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो। तो जब भी इंडिकेशन मिलती है, यानी कि ये भी एक इंडिकेशन देता था किस चीज का, कि भाई सॉइल अच्छी है, वेजिटेशन अच्छी है, तो ये वहां पाए जाते थे। अब ये नहीं मिलते हैं, इसका मतलब इंडिकेशन ये है कि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। जैसे पानी के अंदर काई लगी हुई हो, अगर पानी के अंदर बहुत ज्यादा काई लगी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि पानी प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है। पानी अगर एकदम स्वच्छ है इसका मतलब पानी बिल्कुल ठीक है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, दीज आर इंडिकेटर स्पीशीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये वाला एडिटोरियल हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, आप जाएं और जाके पिछले 3 या 2 दिन हम लोगों ने डिस्कशन करा है इंडिया फ्रांस के सिग्निफिकेंस, इंडिया फ्रांस का कॉपरेशन, इंडिया फ्रांस के इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड। तो देखो हम लोगों ने पूरा इंडिया फ्रांस कवर कर चुके हैं। आप जाइए, उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे बात करी गई है कि भारत और फ्रांस का जो यूनिक और मल्टी डायमेंशनल रोल है, आपको पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल, GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फ्लड फ्यूड, स्टेट्स मस्ट कोऑर्डिनेट टू इवॉल्व अ जॉइंट स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट फ्लड्स। अभी देखो आप जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ऐसी सभी स्टेट्स में जो नॉर्दर्न एरियाज में हैं, यहाँ पे एकदम रिकॉर्डेड रेनफॉल हुई है और कई लोगों की मौत भी हो गई है। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो एक्चुअल टोल है 60 लोगों से कहीं ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भीषण तरीके से बारिश हुई है, टॉरेंशियल रेनफॉल हुआ है, एवलांचेस आ रहे हैं, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब इस बात पे बोला जा रहा है कि इसकी वजह से फ्लड्स आ चुके हैं, इसकी वजह से हम लोगों का जो आना जाना है वो रुक चुका है। अब इस पर क्या काम करा जाए? तो देखो, दिल्ली ऑफिशियल्स हैव एट्रीब्यूटेड दिस फ्लडिंग ऑफ द यमुना इन अपस्ट्रीम स्टेट्स। दिल्ली वालों ने क्या बोल दिया? जब दिल्ली वालों से बोला कि भैया दिल्ली में इतना पानी भर चुका है, लोग तैर तैर के जा रहे हैं, अब तो ऑफिस, अब तो सुधार दो, अब तो ड्रेनेज पैटर्न अच्छा कर दो, तो उन्होंने इस बात का जिम्मा किस बात पर बोल दिया कि भैया जो ऊपर से आता है ना अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? देखो नदियां स्लोप से काम करती हैं, तो ऊपर वाले स्लोप या जहां से पानी आता है फ्लो होके, ये वाला हिस्सा, दिस पर्टिकुलर हिस्सा इज नोन एज अपस्ट्रीम, और ये होती है डाउनस्ट्रीम। आप लोगों ने सीसैट पे क्वेश्चन करे होंगे, अपस्ट्रीम में क्या होता है? प्लस हो जाती है स्पीड, या फिर अपस्ट्रीम से अगर डाउनस्ट्रीम कोई आ रहा है तो प्लस कर दो, डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम जाओगे तो माइनस कर दो स्पीड। यही तो हम सीसैट में करते हैं ना दोस्तों, वही चीज यहां बोला जा रहा है। यहां पे क्या बोल रहे हैं केजरीवाल जी? बोल रहे हैं, बात भी सही है, वो बोल रहे हैं कि जो ऊपर से हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, वो जब पानी छोड़ा गया इस लेवल का था कि जो हमारे बराजेस हैं उस बात पे काम नहीं कर पाए और वो डाइवर्ट नहीं कर पाए इतना पानी, जो कि फिर अर्बन फ्लडिंग की तरह बन चुका है। यानी कि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच चुका है, इतने एरियाज तक, इतने वेल डेवलप्ड दिल्ली में पानी कितना ज्यादा भर चुका है। तो ड्रेनेज पैटर्न हमारा आप जानते ही हैं कितना अच्छा है, और वही अच्छे की प्रतीक यहां पे दिख रहा है। ऑथर बोल रहे हैं कि भाई देखो, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेल्स ऑफ एक्सट्रीम रेन, वार्मिंग ट्रेंड्स इन द आर्टिक एज वेल एज द अरेबियन सी। मतलब आर्टिक भी गर्म है इस बार, अरेबियन सी भी गर्म हो रहा है, और आप जानते होंगे इंडियन मानसून पढ़ा है आपने, जितना अरेबियन सी गर्म होगा उतना क्या होगा? वहां पे लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो उतना ही पानी ऊपर उठेगा और बारिश करेगा। तो वो बोल रहे हैं भाई बहुत अच्छी बात है, हमारा आर्टिक भी गर्म हो रहा है, अरेबियन सी भी गर्म हो रहा है, इट इज गुड फॉर मानसून। इसका मतलब बारिश ज्यादा होगी,
मोर फ्लडिंग होगी, तो तैयार हो जाओ ना। क्यों नहीं हम लोग मिल करके यहाँ पे, हम लोग बीजेपी या राजनीति या फिर यहाँ पे हम लोग आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, ये सब नहीं चलना चाहिए। हम लोगों को क्या करना है, मिल करके एक साथ काम करना है। जैसे कि उन्होंने बोला नेशनल कैपिटल टेरिटरी में एक जॉइंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आ चुकी है टू टैकल एयर पोल्यूशन। अब जैसे आप देखोगे ईपीसीए बना हुआ था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, इसका काम था कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ना हो, बट उसको रिप्लेस कर दिया गया है। आज की डेट में क्या है, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो एक कमीशन बना दी गई ना पूरे के पूरे एनसीटी एरिया में, कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जितनी भी एरिया आता है उसके लिए एक कमीशन बना दी गई है, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि डिसाइड करेगा, सारे के सारे एक्शंस लेगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो ग्रैप प्लान चलाया जाता था, वो अब ये सारे काम यही करेगा ना। ईपीसीए को तो हटा दिया सरकार ने। तो ये बोला जा रहा है कि इसी तरीके से सभी को एनसीटी एरिया में या जहां जहां पर ये हो रहा है, मिलकर के कॉमन फ्रेमवर्क लाओ और सुधारो और इस चीज पे काम करो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आर्टिकल भी काफी ज्यादा मस्त है और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आप इसको रिलेट करिए। राहुल गांधी के कन्विक्शन के ऊपर ये बात बोली जा रही है। आपको मैं थोड़ा सा डिटेल एक केस स्टडी दे देता हूँ, हिस्ट्री दे देता हूँ, उसके बाद फिर इस आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करिएगा आप। जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहीं पर सारा का सारा क्रक्स दे रखा है। देखिए राहुल गांधी जी 2019 के इलेक्शंस में एक स्पीच देते हैं, और आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ स्पीचों का माहौल चलता है उस समय जब इलेक्शंस होते हैं, और कोशिश करी जाती है कि सामने वाली पार्टी जीते ना, यही पूरा का पूरा टारगेट है, और किसी तरीके से डीमीन करा जाता है। अब कांग्रेस के लीडर जो हैं उनके मुंह से यह बात निकल गई कि आज सभी के सभी मोदी चोर होते हैं क्या। अब देखिए ही वॉज पर्टिकुलरली टारगेटिंग टूवर्ड्स ललित मोदी, या किसी और को कर रहे होंगे, बट या फिर वो नरेंद्र मोदी के ऊपर एक टिप्पणी कर रहे थे। बट आप बात समझिए, जब आपने ये बात बोल दी कि सभी के सभी मोदी चोर होते हैं क्या, आपने पूरी की पूरी जो एक क्लास ऑफ सोसाइटी है जो एक्चुअल में अपने सरनेम को मोदी रखती है, जो पर्टिकुलरली गुजरात में पाई जाती है, आपने उन लोगों की ठेस या उन लोगों की जो मान सम्मान है उस पर एक हानि पहुंचा दी, और उन लोगों ने इस मान की जो हानि हुई है उसी के ऊपर डिफेमेशन केस कर दिया। किसके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। डिफेमेशन मतलब कि मेरी जो मान सम्मान है उसकी हानि हुई है, जिसकी वजह से मुझे आर्थिक रूप में नुकसान भी हो रहा है, सोशल लेवल पर नुकसान हो रहा है, बदनामी झेलने को मिल रही है। तो आपने कोर्ट में केस कर दिया। अब आपने जब कोर्ट में केस किया तो उन पर सजा हुई। सजा क्या हुई, जो आपका सेशंस कोर्ट है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, बोला गया है इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अभी हम पढ़ेंगे क्रिमिनल ऑफेंस में क्या बोला गया है, बट हाँ सेशंस कोर्ट में गए, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब क्रिमिनल केसेस को हायर करता है या चेक करता है तो सेशंस कोर्ट कहलाता है। और यहाँ के जो सेशंस कोर्ट है, इन्होंने आरपीए एक्ट ऑफ 1951 के अंदर एक प्रावधान दे रखा है कि अगर किसी को भी मैक्सिमम 2 साल की सजा हो जाए या 2 साल से ज्यादा, ऑब्वियसली मिनिमम 2, मैक्सिमम कैन बी, जितना इसमें टाइम पीरियड दे रखा होगा 7 साल या 8 साल, तो मिनिमम 2 साल की अगर किसी को सजा हो जाए, ही विल बी डिसक्वालिफाइड। डिसक्वालिफाइड मतलब अब वो एमपी या एमएलए नहीं रह पाएंगे। तो इस डिसक्वालिफिकेशन के प्रोसेस की वजह से पूरा का पूरा हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, देखिए अगर राहुल गांधी को 1 दिन की भी कम सजा सुनाई जाती तो वो डिसक्वालीफाई नहीं होते, बट 2 साल की सजा ही इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे लिली थॉमस वाला केस हुआ था, उसमें भी कोर्ट ने यही बात बोली थी, और यहां पर भी यही बात को दोहराया है कि आरपीए एक्ट ऑफ 1950, इसमें यह बात बोली गई है कि भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी वजह से आपने 2 साल की सजा आपको आती है तो आप उसी दिन से डिसक्वालीफाइड माने जाएंगे। फिर ये गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने, इन्होंने सोचा हाई कोर्ट इस बात को मना कर देगा, या फिर अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके, कौन सी पावर्स हम देखेंगे आर्टिकल के अंदर, कुछ सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस का इस्तेमाल करके सीआरपीसी के अंदर इस बात को चैनलाइज कर देगा, यानी थोड़ा सा 2 साल नहीं 1 साल 90 दिन की सजा दे देगा, या सजा ही हटा देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। हाई कोर्ट ने कहा नहीं होगा, मैं जो वर्डिक्ट सेशंस कोर्ट ने दिया बिल्कुल ठीक दिया है, और इट इज नॉट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। हम सजा तभी ही कम करते हैं जब कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो, यानी बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सेप्शनल कोई चीज हुई हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। सो हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया। अभी फाइनली ये कहां जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब देखो सवाल क्या उठ रहा है, सवाल पूरा का पूरा यह है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 19(2) हैड डिक्लेयर्ड डिफेमेशन एज वन अमंग द एक्सेप्शंस टू फ्री स्पीच।
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, यानी कि आर्टिकल 19 के नाम पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी को भी गाली नहीं दे सकते, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आप जानते हैं हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बट कुछ शर्तों के साथ कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। तो वो बोलते हैं 19(2) के अंदर अपवाद है डिफेमेशन। In criminal defamation, the actual harm inflicted or suffering caused is not a condition to constitute offense as intention or knowledge is sufficient। अब ये बहुत ही भयंकर बात बोली गई है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है किसी ने क्रिमिनल डिफेमेशन केस किया है, और क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को कुछ हार्म हुआ ही हो, यानी आर्थिक रूप से परेशान हुआ ही हो। आपकी इंटेंशन, देखो दो चीजें हैं, एक है कि आपने कुछ किया जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, उस व्यक्ति ने कोई हार्म हो गया, सोसाइटी उसको मारने लग गई, किसी भी वजह से कुछ भी हार्म हुआ हो, कोई एविडेंस हो। वो कह रहे हैं एविडेंस की जरूरत नहीं है क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में, एक चीज की जरूरत है, क्या इंटेंशन है। क्या आप चाहते थे, आपकी इंटेंशन वैसी थी? अगर इंटेंशन थी कि वो लोग डिफेम हों, तब भी आप पे क्रिमिनल डिफेमेशन चलेगा। या फिर आपकी नॉलेज थी, आप जानते थे कि ऐसा हो सकता है और आपने फिर भी बोल दी वो स्टेटमेंट, इसका मतलब डिफेमेशन होगा। सो हेंस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो देखो, हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन राहुल गांधी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन रेजेस pertinent questions on defamation, disqualification and electoral representation law. Court ultimately denied the relief to petitioner, relying on the principle that a stay of conviction is not a rule but an exception to be resorted। यानी कि ये कोई रूल नहीं है कि आप अपना रिवीजन पिटीशन डालेंगे तो हम हर बार लोगों की सजा कम कर देंगे। ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि जो सेशंस कोर्ट ने बोला है उसकी पूरी की पूरी सजा को कम कर दें। इट इज नॉट अ रूल ऑफ लॉ, मतलब ये नहीं बोला गया है कि हर बार ऐसा ही होगा। और यही बात बोली है कि जो ये क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ है ना राहुल गांधी के ऊपर, इट इज नॉट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, तो सजा तो मिलेगी। अब यही चीज पर यहां पर पूरा का पूरा आपको ऑथर बताते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन कलेक्शन ऑफ पर्संस मिस्टर गांधीज रिमार्क इज दी पूरा का पूरा केस। द मैजिस्ट्रेट कोर्ट वाज वन ऑफ द ओपिनियन दैट पीपल विद द सरनेम और मोदी बिलोंगिंग टू द मोदी कम्युनिटी कंस्टिट्यूट एन आइडेंटिफेबल क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे वर्डिक्ट्स में यह बात बोली है कि जिस क्लास के ऊपर डिफेमेशन हुआ है, सबसे पहले क्या वो लॉ की नजर में या फिर वो क्या कोर्ट की नजर में एक आइडेंटिफेबल क्लास है, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है कि नहीं है। सबसे पहले तो इस बात पर पूरा का पूरा विवाद छिड़ेगा, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। जो राहुल गांधी की साइड के लोग होंगे या फिर जो उनके एडवोकेट होंगे, वो इस बात को कोशिश करेंगे या ये बात पर जोर डालेंगे या अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये बात बोलेंगे कि मोदी कम्युनिटी कोई क्लास ऑफ पर्सन नहीं है। मैंने तो पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति को टारगेट करा था, ना कि पूरी की पूरी क्लास ऑफ सोसाइटी। क्योंकि देखो यहां पर अगर क्लास ऑफ सोसाइटी है आइडेंटिफेबल, जानते हैं, हम सब जानते हैं मोदी कम्युनिटी है, तो फिर तो केस चलेगा और फिर तो आपको सजा मिलेगी और फिर डिस्क्वालिफिकेशन तय है। बट अगर ये बात हो जाए कि नहीं, इतनी बड़ी आइडेंटिफेबल क्लास ऑफ सोसाइटी नहीं है वो, शायद राहुल गांधी की सजा माफ हो जाए। अब हाई कोर्ट ने तो ये बात बोल दी है और आपके सेशंस कोर्ट ने भी बोली है कि मोदी कम्युनिटी इज अ आइडेंटिफेबल क्लास ऑफ सोसाइटी, यानी कि पर्संस बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो यस, इट इज देयर। तो देखो ये पूरा का पूरा क्रक्स है। इन द लाइट ऑफ दीज प्रेसिडेंट्स इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी वेदर द एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट वुड व्यू पीपल बियरिंग द सरनेम मोदी एज एन आइडेंटिफेबल और डेफिनेट क्लास इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ पर्सन। तो जो उस लॉ के अंदर जो परिभाषा लिखी है ग्रुप ऑफ पर्सन को अगर डिफेम करा गया है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन क्या आइडेंटिफेबल क्लास की है कि नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा। अगर वो बोलते हैं तो पूरा का पूरा केस बिगड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ केसेस के नाम हैं, जैसे लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप जो भी मैंने अंडरलाइन करा है एक बार जरूर पढ़िएगा इसको। तो अलग अलग केसेस के नाम है, जैसे यहाँ पे दे रखा है तमिलनाडु वर्सेस ए जगन्नाथन, केसी सरीन वर्सेस सीबीआई चंडीगढ़। अलग अलग केसेस में अलग अलग बात बता रहे हैं ऑथर, बट क्रक्स यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है मुद्दा। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात बोल देता है कि मोदी क्लास डज नॉट कंस्टिट्यूट अ आइडेंटिफेबल क्लास, सारा का सारा जो क्रक्स है यानी कि मुद्दा है वही खत्म हो जाएगा और राहुल गांधी बच जाएंगे। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोल दी कि नहीं, मोदी क्लास एक पूरी की पूरी आइडेंटिफेबल क्लास है और ग्रुप ऑफ पर्सन की डेफिनेशन में आती है, तो प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए देखते हैं, जब आएगी तब की तब देखेंगे, उसको उस दिन पढ़ेंगे। नेक्स्ट,
GS3 साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करिए। हाउ गैप्स इन क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कुड एक्सपोज दिस सेंसिटिव यूजर डेटा। अभी थोड़ा सा ना इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है कि हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और क्लाउड होता क्या है। देखिए इस इमेज को आप देख सकते हैं और ये पूरा का पूरा आपको क्रक्स बता सकता है कि व्हाट इज क्लाउड। आप ऐसा समझिए, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है एक्स लिमिटेड, और इस एक्स लिमिटेड को कई सारे सॉफ्टवेयर्स चलाने हैं। अब सॉफ्टवेयर्स क्यों चलाने भाई, ऑब्वियस सी बात है, मेरी कंपनी है अकाउंटिंग्स की, मेरे को अकाउंट्स के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, सैप चाहिए, टेली चाहिए, या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस चाहिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मुझे चाहिए होते हैं, या फिर मुझे हार्डवेयर्स चाहिए, या फिर वेब एप्लीकेशन चलानी है, एपीआई चलानी है, या फिर बहुत सारा डेटा मुझे स्टोर करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरा डेटा बनता है। जैसे अगर मैं आपको अपने ही एकेडमी का एग्जांपल के रूप से समझाऊं तो मैं ये बात बोल सकता हूं, जितनी भी मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं इसका सारा का सारा डेटा बनता है। क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग होती है, ये कैमरे की रिकॉर्डिंग्स कई सारे जीबी में बनती है, फिर ये जीबी का सारा हम लोगों ने पोर्टल पे स्टोर कर रखा है। तो आप बात समझिए, बहुत सारा डेटा हो जाता है, हर दिन की क्लास का डेटा हो जाता है, कई सारी रिकॉर्डिंग्स का डेटा हो जाता है, तो सारा का सारा डेटा है। इस डेटा के लिए मुझको क्या चाहिए, मुझे हार्डवेयर चाहिए, यानी कि स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे कि आपके फोन में भी स्टोरेज कैपेसिटी, ऐसी मुझे भी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए सारा का सारा डेटा रखने के लिए। 10 क्लास, 50 क्लास और पिछले 5 साल की सारी क्लासेस का डेटा मुझे मेंटेन करना है। अब मैं लेके आया मान लीजिए 1 TB की हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव लेके आया, उसमें भी नहीं आया, फिर मैं 2 हार्ड ड्राइव लाया, फिर मैं 10 हार्ड ड्राइव लाया। अब मैं इन सबको या तो मैनेज कर लूं खुद से, या फिर मैं क्या करूं, बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स लगवा लूं। कहां पे लगवा लूं, अपने ही एक एकेडमी के एक रूम पे सारा का सारा पोर्टल रखवाऊं और वहां पे बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स रखवाऊं। बट देखो उसमें खर्चा बहुत सारा आएगा ना यार, क्यों कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, फिर ऊपर से उसको मैनेज करना, फिर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए। इन सब से बचने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं क्या करूंगा, इस सारा का सारा डेटा को या इन सारी सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या जाऊंगा, क्लाउड पे जाऊंगा। आई विल गो टू इंटरनेट क्लाउड सर्विसेज। अब ये क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं, आप देखेंगे जैसे गूगल है, जैसे आपका Amazon है, Amazon का सबसे बड़ा क्लाउड इंपैक्ट है, क्लाउड नेटवर्क है। ये क्या करते हैं, सेम काम जैसे मुझे करना पड़ता वो काम आपको Amazon पहले से करके दे रहा है। कैसे, ये है यूजर, मैं, ये है Amazon, और Amazon ने क्या कर रखा है, कई सारे अपने देशों में, कई सारे अपनी कंट्रीज के अंदर या अलग अलग जगहों पे क्या मेंटेन कर रखे हैं, अलग अलग फिजिकल, जहां पे मतलब ऐसे स्टोर्स, फिजिकल स्टोर्स, और इन फिजिकल स्टोर्स के अंदर बड़े बड़े हार्ड ड्राइव्स लगा रखे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, एक आधे नहीं, बड़े बड़े कई लाखों करोड़ों का खर्चा करके उसने ये फिजिकल स्पेसेस बना रखे हैं। उन फिजिकल स्पेसेस में मेरा सारा डेटा स्टोर हो सकता है। वो मुझको अपने यहां पर सारी की सारी फिजिकल स्टोरेज को यूज करने के लिए एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज लेगा, और वो सिर्फ मेरे से नहीं लेगा, ऐसे करोड़ों लोगों से लेगा, उसका भी फायदा। और मेरा फायदा ये कि मुझको नहीं लगाना पड़ेगा लाखों रुपए, मुझे तो सिर्फ 1000 रुपए महीना या 2000 रुपए महीना या 10,000 रुपए महीना एक फीस देनी पड़ेगी, और मैं उसकी पूरी की पूरी सर्विस का इस्तेमाल कर सकता हूं। इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आप क्लाउड में अपना सारा का सारा डेटा को रख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव क्या कर रहा है, 5 GB की आपको जो स्पेस दे रहा है, वो 5 GB कहां से दे रहा है, फिजिकली कहीं ना कहीं उसने वो पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट करा होगा। जो डेटा आप उधर डालते हैं वो सारा सिस्टम में फिजिकली कहीं ना कहीं रोका जाता है या रखा जाता है। मे बी वो भारत में हो, मे बी हो सकता है वो चाइना में हो, मे बी हो सकता है वो यूएसए के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो, कहीं पे भी लोकेट हो सकता है। बट आपका डेटा यूट्यूब या गूगल का डेटा गूगल आपको लाके दे रहा है। कहां से दे रहा है, 5 GB का स्पेस दे रहा है उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। गूगल का फायदा यह है, याद रखना, क्योंकि वो सिर्फ मुझे नहीं दे रहा है वो स्पेस, मेरे जैसे 10 करोड़ लोगों को दे रहा है। मेरे को फायदा क्या, कम पैसे में मुझे वो सर्विस मिल रही है। और
मेरी सारी की सारी झंझट खत्म कि भैया वो मेंटेन करना, कल को क्रैश हो जाए, कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए, थेफ्ट हो जाए, कुछ भी, सारे के सारे इश्यूज कौन देखेगा? गूगल देखेगा। मेरा काम क्या है? मुझे तो बस अपनी सर्विस चाहिए। तो आप देखिए क्लाउड क्या करता है, आपको सर्विस दे सकता है एप्लीकेशंस की, डेटाबेस की। और देखो कई सारे बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जहां पे ये डेटाबेस लगा रहता है। जैसे आपने वन ड्राइव सुना होगा, गूगल ड्राइव सुना होगा, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग का जरिया है। उसी के ऊपर आर्टिकल आया है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, तो देखो जब मेरा डेटा यहां से यहां जा रहा है, इस पूरे प्रोसीजर में मान लीजिए मेरा डेटा अमेजॉन गया, अमेजॉन से उसने भेजा कहां पे? फिनलैंड के अंदर एक जो फिजिकल स्पेस है, उसने कहा इसको वहां रखो, बट उस रास्ते में किसी हैकर ने मेरा डेटा निकाल लिया। कल को वो जो फिजिकल है वहां पे आग लग जाए, कल को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, चोरी हो जाए मेरा डेटा एक्सपोज हो जाए, ऐसे रिस्क निकल के आए हैं। और इसी पूरी कहानी के लिए आपको देखने को मिलेगा द हिंदू के अंदर आपको बोला गया है, द हिंदू के अंदर बोला गया है, देखिए 35% of organizations in India note that their data was breached in a cloud environment last year. 68% of business in India, 75% globally say that more than 40% of data stored in the cloud is sensitive. मतलब लोग अपना बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा कहां स्टोर करके रखते हैं? क्लाउड पे। और वहां पे अब रिस्क ऑफ ब्रीच आ रहा है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, थेफ्ट इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लिगेसी इश्यूज आ रहे हैं, लिगेसी आईटी के इश्यूज। और वही चीज यहां पे बताई गई है, देखिए एक बार, रिस्क अराइज फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट ऑफ इनकम्पैटिबल लेगेसी आईटी सिस्टम, थर्ड पार्टी जो आर्किटेक्चर है, वीक ऑथेंटिकेशन प्रैक्टिसेस। भाई ऑथेंटिकेशन जैसे ओटीपी नहीं आता, नॉर्मल हो रहा है, बताओ भैया एमआईआर रोबोट उसी से खुल जा रहा है। या फिर आपसे बोला जाए जो गैसेबल पासवर्ड्स रख रखे हैं आपने रख रखा है, जैसे आपका एक गैसेबल पासवर्ड क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, या कई लोग रख लेते हैं QWERTY। कुछ और गैसेबल पासवर्ड्स हैं, जैसे कुछ गैसेबल पासवर्ड्स क्या हैं? फेसबुक पे फेसबुक ही रख रखा है लोगों ने पासवर्ड। ऐसे गैसेबल पासवर्ड्स नहीं रखने, थोड़ा टफ रखना है। तो वो बोल रहे हैं कि इन सारी वजहों से पुअरली डिजाइंड और इनएडिक्वेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, इंटरनल ह्यूमन एरर, ऐसे कई सारी वजहें हैं जो क्लाउड स्टोरेज में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। हेंस उसी के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है। अब आप आई गेस समझ पा रहे होंगे क्या बोला जा रहा है। चलिए दोस्तों एक बार ये वाला आर्टिकल देख लीजिए। GS1 Society, women still minority at IITs, efforts on to achieve gender parity, says Preeti Aglayam. अभी प्रीति जी क्या हैं? फर्स्ट वुमेन टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जानते होंगे IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, आपने नाम सुने होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ, इट इज़ अ सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, साइंस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ प्रेसिडेंट, यस प्रेसिडेंट इज अ रेगुलर विजिटर। यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर होते हैं, हेड होते हैं, क्या वो यहाँ पे आ सकते हैं? यस, ही इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द पैनल IIT के अंदर। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 1961 से एम्पावर्ड करा गया है IITs को। आज की डेट में 23 IIT मौजूद हैं, जैसे फर्स्ट IIT खड़गपुर। अब देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है इसको एक टैग दिया गया है। इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जो समय समय पर कई सारे बेहतरीन स्टूडेंट्स को या बेहतरीन लोगों को जॉब्स में इंडक्ट करा चुका है। तो इसलिए इसको एक स्टेटस दिया गया है प्रीमियर पब्लिक हायर एजुकेशन का। कोई भी ऐसा संस्था जो बहुत ही अच्छी है, प्रीमियर पब्लिक हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, उसको दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग। वो इसको मिल चुका है। चलिए दोस्तों नीचे बढ़ते हैं। GS3 disaster management, lightning not a natural disaster, says center. Number of deaths due to lightning has been increasing of late. If it joins the list of natural disasters, victims will be entitled to compensation under the SDRF, that is State Disaster Response Fund. But an official says center is not in favor of it. Death can be prevented through awareness program. What is this particular news? सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि लाइटनिंग क्या होती है। दोस्तों लाइटनिंग किस तरीके से काम करती है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा लाइटिंग किस तरीके से वर्क करती है।
देखिए दोस्तों, दिस इज लाइटिंग। ये तो आप देखा होगा आपने, जिसको हम बोलते हैं बिजली चमकना, थंडरस्टॉर्म, या फिर उसके बाद जो आवाजें निकलती हैं। अच्छा, लाइटिंग का पूरा प्रोसीजर क्या है, आई विल नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटीज राइट नाउ, बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपकी लाइटनिंग होती है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे पानी गर्म है। जब पानी गर्म होता है तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर रीजन बनता है। लो प्रेशर रीजन का मतलब क्या है, जो वाटर वेपर्स होते हैं दे आर बाउंड टू गो अप। जब ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, आप जानते हैं क्या, लैप्स रेट, और आप जानते हैं कि उस तरीके से जिस तरीके से हम हाइट पे पहुंचते हैं तो वहां पे टेम्परेचर जो होता है गिरता चले जाता है, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और कोल्ड टेम्परेचर होता है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर इन्वर्जन केस, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं कि लो प्रेशर रीजन रहता है, यहां से ऊपर जाते हैं वाटर वेपर्स, और जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। जब जुड़ते चले जाते हैं तो आप जानते हैं ये वाला प्रोसीजर भी आप पढ़ चुके होंगे कि किस तरीके से ऊपर जाते ही कंडेंसेशन हो जाता है। तो यहां से तो इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन के बाद ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होते होते जब वो न्यूक्लाई के साथ काफी ज्यादा जुड़ जाते हैं, एक पार्टिकल के साथ आप जानते हैं कि मिट्टी का, डस्ट का पार्टिकल, कोई ऑर्गेनिज्म, कई सारे न्यूक्लाई हो सकते हैं, उस न्यूक्लाई के साथ सब ये जुड़ जाते हैं और भारी हो जाता है। जब एक पानी, मतलब वो कंडेंसेशन के बाद पानी भारी हो जाते हैं तो वो जम जाते हैं और गिर जाते हैं। और गिरते गिरते अगर मान लीजिए वहां पे हीट ज्यादा है नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आइस क्रिस्टल्स में बन जाते हैं, जम जाते हैं ऊपर, और ये नीचे की तरफ आने लग जाते हैं अगर ये भारी हो जाते हैं। मतलब जैसे ये हैवी होते हैं ये नीचे की तरफ मूव करते हैं, लाइट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं। जब ये हैवी पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहे होते हैं दोस्तों, तो आप ये बात जानते हैं कि अगर मान लीजिए नीचे का एनवायरमेंट थोड़ा सा हॉट है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और बरसात हो जाती है, यानी जिसको हम रेनफॉल कहते हैं। और मान लीजिए नीचे का एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा है और वो पानी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, तो हम बोलते हैं कि ओले पड़ गए, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हेल स्टॉर्म्स हो गए। करेक्ट, इट डिपेंड्स की कंडीशन क्या है, बट ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर के अंदर यहां से पानी ऊपर गया इवापोरेशन में, यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के लिए उसको न्यूक्लियाई चाहिए होता है, न्यूक्लियाई आपस में जुड़ करके पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं आइस का। इस आइस स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आता है। जब ये नीचे की तरफ आइस का स्ट्रक्चर आता है, या तो गर्मी होती है वार्म, तो रेनफॉल, और अगर वार्म नहीं कोल्ड टेम्परेचर है तो यहाँ पे हेल स्टॉर्म यानी कि बर्फ पड़ती है, आइसिंग होती है, स्नो पड़ती है, स्नो गिरती है। चलिए अब मैं आपसे एक प्रोसीजर कहता हूं। ये जब पूरा का पूरा प्रोसीजर हो रहा होता है ना दोस्तों, तो देखो ये जो एक्चुअल में ये होता कहां पे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है ना, काले वाले जो क्लाउड्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है ये, इस वाले एरिया में, जो पूरे के पूरे बादल के इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा ये देखने को मिला है। अब देखो देखने को मिला है तो ये क्या प्रोसीजर है, लाइटनिंग कैसे होती है, उस प्रोसीजर को दिखाने के लिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। देखिए एक्चुअल में जितने भी आप देखेंगे हैवी पार्टिकल्स हैं, वो हैवी पार्टिकल्स नीचे की साइड आ रहे हैं। दीज आर दी हैवी पार्टिकल्स, ये सारे हैवी पार्टिकल्स हैं। हैवी पार्टिकल्स आर कमिंग डाउन, क्योंकि हम जानते हैं जैसे उसका वेट हो जाता है वो नीचे की तरफ बढ़ने लग जाता है, ग्रेविटी है। और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, दीज आर द लाइट पार्टिकल्स। जब ये ऊपर और नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, और इस टकराहट से या इस फ्रिक्शन से एक चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं, यानी कि एनर्जी निकलती है। और इसी इलेक्ट्रॉनल एनर्जी को हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। किस तरीके से लाइटनिंग बोलते हैं, देखिए यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, चार्जिंग निकलती है। इस चार्ज एनर्जी को बोला जाता है कि फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, दो तरीके से कवर हो सकती है। या तो कई बार क्या होता है कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो रखा है मान लीजिए, और यहां पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो रखा है, तो बिजली इधर आ जाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, यानी कि ये वाला जो क्लाउड है यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव है, तो बिजली यहां पे आपस में बादल से बादल भी बिजली जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जमीन पे अगर उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाए तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव एकदम से निकल के आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए। यानी कि जितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स में, उतनी तेज ही आपकी बिजली
चमकेगी। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि नीचे जो अर्थ पर कुछ चीजें होती हैं वो अट्रैक्ट कर सकती हैं ऊपर की एनर्जीज को, और उसकी वजह से लाइटनिंग जैसे प्रोसीजर को जन्म मिलता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु हो रही है दोस्तों। बहुत लोग मर रहे हैं, और इसी पूरे के पूरे प्रोसीजर की वजह से आपको देखने को मिलेगा, देखिए क्या पढ़ सकते हैं, स्टेट्स सच एज वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी have seen a sudden spurt in incidents of lightning strikes. Punjab has seen an exponential 331% annual rise. देख रहे हैं आप, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। देखो 169 पीपल वर किल्ड आफ्टर दे वर स्ट्रक बाय लाइटनिंग बिटवीन मार्च एंड अप्रैल लास्ट ईयर। इसका मतलब लाइटनिंग की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो रही है। अब कुछ स्टेट्स हैं जो इस बात को डिमांड कर रही हैं कि भाई जो लाइटनिंग है इसको नेचुरल डिजास्टर घोषित कर दो, बता दो कि नेचर की वजह से हुआ हुआ डिजास्टर है। क्योंकि आप जानते हैं जब आप पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजास्टर्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, डिजास्टर्स क्रिएटेड बाय द नेचर। तो नेचुरल डिजास्टर घोषित कर देंगे आप तो एक्चुअल में देयर इज अ प्रोविजन कि SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, यहां से आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा? जो लोग मर गए हैं, जो लोग हानि पहुंची है, उन लोगों को कुछ पैसा मिल जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए भारत के अंदर क्या स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए भारत के अंदर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, हाई लेवल कमिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन नेशनल कैलामिटी, ये हैं टॉप लेवल एजेंसीज। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ हाई लेवल कमिटी कब बनाई जाती है? किसी पॉलिटिशियन या किसी हाई लेवल ग्रुप को नियुक्त करा जाता है और बताया जाता है कि भाई जाके आप चेक करके आओ कहाँ कहाँ पर डिजास्टर है, कितनी प्रॉब्लम आ चुकी है, वो कमिटी डिसाइड करती है। कई बार ऐसा होता है डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो सुरक्षा परिषद बैठती है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी बैठता है और वो डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए। या फिर अगर मैं आपसे बोलता हूं नेशनल कैलामिटी आ गया है, मान लीजिए कोई वजह से डिजास्टर्स आ गए हैं और नेचुरल रूप से कोई चीज आई है, तो आप देखेंगे कमिटी बैठती है, कैबिनेट कमिटी ऑन नेशनल कैलामिटी। चलिए ये तो हो गया ब्रॉडेस्ट वे। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज की? एनडीए में। ये पूरा का पूरा जो मैंने चार्ट बनाया है ये बना है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय पीएम, जो कि सारा का सारा डिसीजन लेती है, द टॉप मोस्ट लेवल अथॉरिटी। और आप देखेंगे किसके कहने पर डिसीजन लेते हैं? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी का पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी सारा का सारा ब्रॉड व्यू बनाते हैं। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि हेड करता है कौन? यूनियन होम सेक्रेटरी। वो एग्जीक्यूट करती है सारे डिसीजंस को, किसके? एनडीएमए के। तो एनडीएमए ने जो भी बोला है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि होम सेक्रेटरी हेड करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है जो सारी की सारी पढ़ाई बताता है, इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे पढ़ाई होती है, यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है डिजास्टर से रिलेटेड। फिर देखिए नेशनल लेवल पे ये सब कुछ है। नेशनल लेवल पे अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज एट अ नेशनल लेवल, ठीक है जी। नेशनल लेवल पे एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, ये एक फोर्स है, एक वर्किंग लोग हैं जो एक्चुअल में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। यानी कि कभी भी नेशनल लेवल पे डिजास्टर आ जाता है तो एनडीआरएफ की फोर्सेस होती हैं, वो जाती हैं, क्योंकि दे आर द ट्रेन्ड पीपल जो इस सारे पूरे नेशनल कैलामिटीज या नेचुरल डिजास्टर्स या फिर अगर मैं आपसे बोलता हूं सभी मैनमेड या फिर नेचुरल, इन सब में नियुक्त होते हैं, ट्रेंड होते हैं और इनको इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। इस पूरी की पूरी फोर्स का गठन इसी पर्पस से हुआ है। फिर एक नेशनल लेवल पे रिस्पांस फंड है, एक नेशनल लेवल पे मिटिगेशन फंड है। इसी तरीके से स्टेट के लेवल पे अगर आप आओगे तो उसको बोलते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके फंक्शंस को पूरा करने के लिए चीफ सेक्रेटरी होता है, क्योंकि एसडीएमए को हेड करते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। यहां पर भी देखिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, एसडीआरएफ की फोर्स होती है, एक रिस्पांस फंड होता है और इसी फंड की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस फंड के अंदर बोला जा रहा है कि 75% इस फंड में एनडीआरएफ पैसा देता है। मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या जो फंड है वहां से 75% पैसा जाता है एसडीआरएफ में कंट्रीब्यूट होता है। तो ये बोला जा रहा है कि उसमें से थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा? लाइटनिंग वाले लोगों को, अगर आप नेचुरल डिजास्टर घोषित कर दो। क्योंकि आज की डेट में नेचुरल डिजास्टर कितनों को घोषित करा गया है? आज की डेट में अगर आप देखेंगे नेचुरल डिजास्टर्स, साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड,
क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट, कोल्ड वेव आर नाउ कंसिडर्ड डिजास्टर्स अंडर द एसडीआरएफ, और इन्हीं में पैसा मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि एसडीआरएफ में 75% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर का होता है, आप दे दीजिए इस चीज की अनुमति, बट सेंटर इसके फेवर में नहीं है। सेंटर कह रही है कि भैया देखो ऐसा है, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, होता है, बट अगर मैं लोगों को अवेयर कर दूं, लोग इस बात पे समझ जाएं, तो शायद इस वाले प्रॉब्लम को हम खत्म भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑल्सो। चलिए, हाँ जी दोस्तों, एक बार यहां पे देख लीजिएगा, जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन से आर्मी ट्रूप्स फॉर बायलेटरल एक्सरसाइज इन उलान बटार। तो यहां पे क्या बोला गया है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में है, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में है। हर साल ये एक्सरसाइज होती है, कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली, एक बार इंडिया में होती है, एक बार मंगोलिया में होती है, और एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है मौजूद। चलिए, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज, देखिए जी, रशिया हैज सफिशिएंट स्टॉक पाइल ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स। ये क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं दोस्तों, एक बार इंटरनेशनल रिलेशन से इसको रिलेट कर सकते हो आप। क्लस्टर बॉम्ब्स का मतलब क्या होता है, देखो आपने बॉम्ब छोड़ा, मैं आपको पहले फिगर दिखा देता हूं, उस फिगर से आप बेहतर समझ पाएंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए ये वाली फिगर देखिए दोस्तों, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी मिसाइल है, बट इस मिसाइल के अंदर छोटे छोटे क्लस्टर्स रखे हैं, छोटे छोटे बॉम्ब्स रखे हैं। अच्छा, इसको मैं दूसरी इमेज से भी आपको कोशिश करता हूं दिखाने की। देखिए यहां पे क्या होता है, आपने एक बॉम्ब छोड़ा, मान लीजिए एक मिसाइल के अंदर आपने भर के बॉम्ब छोड़ा, ये मिसाइल आई, और ये मिसाइल छोटे छोटे कुछ बॉम्ब्स को रिलीज कर देती है। इससे फायदा क्या है, इतना खतरनाक क्यों बताया जा रहा है, इतना डेडली क्यों बताया जा रहा है, और पूरे का पूरा आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है। देखो दोस्तों, ये बहुत ही डेंजरस है। क्यों, जब छोटे छोटे कुछ बॉम्ब्स जो होते हैं वो गिरते हैं ना, एक जगह पे नहीं गिरते। पहली चीज तो मान लीजिए आपने अगर एक मिसाइल फेंकी है, वो पिन पॉइंटेड यहीं गिरेगी, बट ये नहीं है, ये छोटे छोटे कई जगह गिरे होंगे। दूसरा, ये तबाही ज्यादा मचाएंगे। क्यों ज्यादा मचाएंगे, क्योंकि इनका एरिया, सरफेस एरिया काफी ज्यादा कवर कर जाते हैं। कि आपको क्या करना है, बस छोटे 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 बम गिराते चलो, छोटे छोटे होते हैं, इट इज जस्ट लाइक जेली बॉल्स टाइप, कई सारी जगहों गिर जाएंगे। चलो, दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहां पे ये गिराए जाते हैं वहां पे फटते भी नहीं है। मतलब ये क्या बात हुई, गिरे भी फटे भी नहीं। अगर मैं आपसे बोलता हूं 70%, टोटल में से 70% अगर गिरे, फटते नहीं है उस समय, इमीडिएटली नहीं फटते हैं, तो देखो जहां पे आपने बम गिराया, दूसरे एनिमी को पता भी नहीं है कि वहां पे बम है। समझ पा रहे हो आप कितना खतरनाक है ये। मान लीजिए ये पूरे एरिया में गिरा, बट जो विस्फोट हुआ वो सिर्फ इसी एरिया में हुआ। अब आप बोलो इतना क्या टेक्नोलॉजी है, अरे कई बार क्या होता है, इसके अंदर कुछ सॉफ्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कुछ जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो इमीडिएटली प्रेशर पे फटे ना, बल्कि वहां पे पड़ा रहे, और कुछ समय बाद जब उस पर कोई पांव रखे, या जब कभी कोई ऐसी चीज हो, या थोड़े टाइम बाद फटे, तो देखो उससे डिजास्टर ज्यादा होता है, उससे प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्यों, यहाँ पे अटैक हो गया, बट यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब्स रखे हैं। मान लीजिए एक फोर्स आती है और यहाँ पे आके चेक करती है, पूरा का पूरा ब्यौरा करती है, तब पता चला अरे यहाँ पे भी अटैक हो गई। मतलब फेटेलिटी रेट या फेटेलिटी काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मौत की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब क्लस्टर म्यूनिशंस होते हैं इन्वॉल्व। और यही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो, रशिया हैज सफिशिएंट स्टॉक पाइल ऑफ क्लस्टर बॉम्ब, सेज पुतिन। पुतिन क्या बोल रहे हैं, मॉस्को के पास रिजर्व है राइट टू टेक रेसिप्रोकल एक्शन अगर यूक्रेन यूज करता है ये कंट्रोवर्शियल वेपन्स। ही क्लेम्स टू हैव नॉट यूज्ड द म्यूनिशंस इन द यूक्रेन वॉर सो फार। वो बोल रहे हैं कि रशिया के पास ये बहुत सारे पड़े हैं, बट अभी जैसे यूएसए ने बोला है कि हम क्लस्टर बॉम्ब्स देने वाले हैं यूक्रेन को, आप मारिए इसको, बट क्लस्टर बॉम्ब्स आर बैंड, आप नहीं कर सकते यूज। रशिया कह रहा है मेरे पास तो बहुत सारा भंडार पड़ा है, मैं कभी भी डाल सकता था, बट मैंने नहीं किया, मेरे पास तो न्यूक्लियर पड़ा है, मेरे को न्यूक्लियर डालना होता मैं न्यूक्लियर डाल देता। बट आप इस तरीके की चीजें मत करिए जिससे ज्यादा आप कंट्रोवर्शियल चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास राइट है, राइट टू अटैक यू, टू डिफेंड अस। तो यहीं पर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, तो यूज, प्रोड्यूस, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग, ये सब मना है। स्टॉक पाइलिंग मतलब इकट्ठा करते रहो, बनाते रहो, पाइल के ऊपर पाइल चढ़ाते रहो, ये भी मना है। किसी को दे नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन बोलता है, कब आया था, 2008 में डबलिन में इसको अडॉप्ट करा गया और इसको साइन करा गया ऑस्लो में, और 123 इसकी पार्टीज हैं। ठीक है दोस्तों, तो
यहाँ से आपको जो भी चीजें पूछी जा सकती हैं, आई हैव कवर्ड एंटायर थिंग। एक ये फाइनल न्यूज रह गई है, इसको भी देख लेते हैं। GS टू इंटरनेशनल रिलेशंस, यूके फॉर्मली साइंस अप टू ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक। देखिए एक आया था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अभी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या थी, उसमें यूएसए के द्वारा लेड एक एफटीए करने की कोशिश थी, जो कि कई सारी कंट्रीज में थी। कहां पर कंट्रीज हैं वो लोकेटेड, इंडो पैसिफिक में जो कंट्रीज लोकेटेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें कनाडा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, मैक्सिको है, सिंगापुर है, वियतनाम है। ऐसी कई सारी कंट्रीज यूएसए के कहने पे एक एफटीए करने को राजी थी, यानी कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। बट 2018 में जब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में यूएसए ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और यूएसए बाहर हो गया, तो उसी का रिवाइज्ड वर्जन बनाया गया, जिसको बोला कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। और इसी को आज की डेट में यूके ने फाइनली साइन कर लिया है। मतलब एक चीज आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक प्रपोज्ड ट्रीटी थी, क्या वो अप्लाई हुई? कभी भी अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यूएसए ने उसमें से विड्रॉ कर दिया। यूएसए के जाने के बाद इस पूरे के पूरी ट्रीटी का नाम बदल गया और इसको रखा गया कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। आज इसमें यूएसए नहीं है, बट यूके ने इस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया है। भारत इसका मेंबर है क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, पढ़िए और मेरे को जरूर बताइए क्या भारत इसका मेंबर है। चलिए दोस्तों, आज यहीं पे हम इसका अंत करते हैं और कल मैं फिर आपको मिलूंगा सेम टाइम। तो आप प्लीज अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और मुझे बताइए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।